हेलो दोस्तों, मैं राहुल। और हमने पिछली वाली वीडियो में यहाँ तक बात कर ली थी भाई प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है। ठीक है ना। तो हमने प्रोटीन के बारे में पूरी तरीके से पढ़ लिया था। अब हम बात करने जा रहे हैं प्रोटीन का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है। ठीक है ना, उसकी बात करने जा रहे हैं हम। तो हमने देखा था प्रोटीन का निर्माण है ना अनुवादन प्रक्रिया से होता है। अनुवादन प्रक्रिया से प्रोटीन का निर्माण कुछ स्टेपों में होता है। तो हम आज डिटेल में अनुवादन प्रक्रिया को समझेंगे भाई प्रोटीन का निर्माण होता कैसे। ठीक है। अनुवादन प्रक्रिया को समझेंगे हम। अनुवादन प्रक्रिया को समझेंगे। अनुवादन प्रक्रियाओं को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? ट्रांसलेशन। अनुवादन प्रक्रियाओं को इंग्लिश में ट्रांसलेशन कहा जाता है। अब यह प्रक्रिया ट्रांसलेशन प्रक्रिया होती क्या है, तो यहां पर बहुत बहुत ध्यान से समझना। ठीक है ना। पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बता देता हूं। एक छोटी सी चीज बता देता हूं। डीएनए होता है। अब डीएनए से डीएनए का निर्माण, डीएनए से डीएनए का निर्माण डीएनए प्रतिकृति कहलाता है। अब डीएनए से डीएनए का निर्माण हो गया। ठीक है ना। मतलब क्या होता है? डीएनए होता है, एक डीएनए होता है। इससे क्या है? दो डीएनए का निर्माण हो गया। इसको डीएनए प्रतिकृति कहा जाता है। अब बात आ गई, डीएनए से एमआरएनए का निर्माण होता है। डीएनए से एमआरएनए का निर्माण होता है। तो जिस प्रक्रिया से डीएनए से एमआरएनए का निर्माण होता है ना, उसे अनुलेखन कहा जाता है। अनुलेखन। क्या बोला? जिस प्रक्रिया से डीएनए से एमआरएनए बनेगा वह प्रक्रिया अनुलेखन होती है। अब क्या है? एमआरएनए से प्रोटीन का निर्माण, एमआरएनए से प्रोटीन का निर्माण जिस प्रक्रिया से होता है ना, उसे अनुवादन कहा जाता है। अनुवादन कहा जाता है। तो आप ये चीज समझ गए। यहां से कुछ प्रोसेस होती है। ठीक है। डीएनए से अगर डीएनए का निर्माण हो रहा है तो इसको कहा जाएगा डीएनए प्रतिकृति। एक डीएनए से दो डीएनए का निर्माण हो गया। अब डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है अनुलेखन। अब एमआरएनए का निर्माण होता है यहां पर। ठीक है। एमआरएनए से अगर प्रोटीन का निर्माण होगा तो इस प्रक्रिया को अनुवादन कहा जाता है। तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं? अगर आप नोट्स बना रहे हो तो साथ ही साथ आप लिखते भी चलो, जो आपको ज्यादा समझ में आ जाए। दोस्तों क्या होता है कि नोट्स आप खुद पढ़ाई करते हो, आप कहाँ से भी पढ़ाई करो। ठीक है। चाहे से आप किताबों से ही पढ़ाई करो, चाहे से आप किसी के भी यूट्यूब चैनल से पढ़ाई करो, अगर आप खुद के नोट्स बनाते हो और खुद उनको याद करते हो तो आपको ज्यादा याद रहता है। इसलिए आप कहीं से भी पढ़ो तो उसको नोट्स बना के अच्छी तरीके से पढ़ा करो। अब मान लो मैं जो यहाँ पढ़ा रहा हूं आपको, ठीक है ना, आपको क्या है थोड़ी देर के लिए तो ये याद रह जाएगा। फिर अगर बाद में आप भूल गए तो भूल भी तो सकते हो। नोट्स तो फिर बाद में आप देख भी सकते हो और ज्यादा याद भी रहता है। नोट खुद के नोट्स बनाते हैं, उनसे पढ़ते हैं तो ज्यादा याद रहता है। अब हम यहां से क्या लिख सकते हैं? अनुवादन क्या होता है? हमने पूरी प्रोसेस बता दी, डीएनए प्रतिकृति बता दी, अनुलेखन बता दी, अनुवादन की बता दी। तो अनुवादन में सबसे पहले आप एक लाइन लिखोगे, एमआरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया अनुवादन कहलाती है। एमआरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया अनुवादन कहलाती है।
अब mRNA में थोड़ा सा यहाँ से बता देता हूँ। mRNA है ना, इसकी संरचना इस प्रकार की होती है। ये होता है 5 सिरा, ये होता है 3 सिरा। अब mRNA में तीन तीन न्यूक्लियोटाइड का समूह पाया जाता है। एक न्यूक्लियोटाइड, दो न्यूक्लियोटाइड, तीन न्यूक्लियोटाइड। इन तीन तीन न्यूक्लियोटाइडों के समूह को कोडोन कहा जाता है। देखो, ये तीन यहां पर होंगे, तीन का एक समूह यहां हो गया, तीन का एक समूह यहां हो गया, तीन का एक समूह यहां हो गया, तीन का एक समूह यहां हो गया। इस प्रकार ये क्या है, तीन तीन न्यूक्लियोटाइड के समूह उपस्थित होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, कोडोन कहा जाता है। अब यह कोडोन क्या काम करेंगे, यह कोडोन अमीनो अम्ल को कोड करते हुए राइबोसोम तक लाते हैं, जहां पर क्या है, एक अमीनो अम्ल दूसरे अमीनो अम्ल से पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़ता है, और ऐसे कई अमीनो अम्ल पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़कर एक श्रृंखला का निर्माण करते हैं, जिसे पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला कहा जाता है, और उस पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को ही प्रोटीन कहा जाता है। तो हमने यहां तक देख लिया। सबसे पहले आप 2 लाइन लिख लेना यहाँ पे कि अनुवादन क्या होता है। mRNA से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया को अनुवादन कहते हैं। अब क्या होता है, 5 मतलब ये जो mRNA होता है, mRNA को मैसेंजर आरएनए कहा जाता है। mRNA में तीन तीन न्यूक्लियोटाइड के समूह पाए जाते हैं, जिसे कोडोन कहा जाता है। अब ये कोडोन अमीनो अम्ल को कोड करते हुए राइबोसोम तक लाते हैं, जहां पर क्या है, एक अमीनो अम्ल दूसरे अमीनो अम्ल के साथ जुड़ेगा, दूसरा अमीनो अम्ल तीसरे अमीनो अम्ल के साथ जुड़ेगा। ऐसे क्या है, ये जुड़ते जुड़ते एक श्रृंखला का निर्माण करते हैं, जिसे पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला कहते हैं, और इस पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को क्या है, प्रोटीन कहते हैं। तो यहां से आप यह चीज लिख लेना, 2 चीजें लिख लेना आप, एक तो ये वाली और एक ये वाली। अब बात करते हैं, जो ये भाई ये जो प्रोटीन है, ये निर्माण ऐसे ही हो जाएगा क्या, जो ये प्रोटीन बन रहा है इसका निर्माण ऐसे ही हो जाएगा क्या, नहीं, एक चरणबद्ध तरीके में स्टेप में होता है, ठीक है ना। तो वो स्टेप जान लेते हैं अपन, स्टेप होते क्या है। पहला स्टेप होता है अमीनो अम्ल का अमीनो अम्ल का सक्रियण। क्या क्या होता है दोस्तों, जब अमीनो अम्ल होता है, वो अमीनो अम्ल बाद में पेप्टाइड बंध द्वारा आपस में जुड़ते हैं। क्या है, अमीनो अम्ल क्या है, आपस में पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़ते हैं, तो इनको ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए क्या है, खुद पहले सक्रिय होते हैं, ठीक है ना। इसलिए क्या है, खुद पहले सक्रिय होते हैं। तो पहले पद में क्या है, अमीनो अम्ल का सक्रियण होता है। दूसरे पद में क्या होता है, अमीनो अम्ल टीआरएनए से जुड़ता है भाई। अमीनो अम्ल टीआरएनए से जुड़ेगा। अब अमीनो अम्ल टीआरएनए से जुड़ने के बाद में यह राइबोसोम तक पहुंचता है, तथा राइबोसोम में पहुंचने के बाद पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का धीरे धीरे निर्माण होता है। तो तीसरे चरण लिख सकता हूं मैं यहां से, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण। ठीक है ना। अब क्या है दोस्तों, सबसे पहले तो अमीनो अम्ल सक्रिय होंगे, इनको ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए अमीनो अम्ल सक्रिय होंगे। अब सक्रिय अमीनो अम्ल है ना, टीआरएनए से जुड़ेंगे। अब फिर टीआरएनए से जुड़ने के बाद ये राइबोसोम तक पहुंचेंगे, तथा राइबोसोम में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का धीरे धीरे निर्माण होता है। तो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण होगा, तो सबसे पहले उसका प्रारंभन होगा, फिर वो क्या है, धीरे धीरे बढ़ेगी, फिर उसका समापन होगा। तो यहां से हम देखते हैं, इसमें भी 3 स्टेप
और आ गए। पहले पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बन रही है तो सबसे पहले उसका प्रारंभ तो हो, तो पहला होगा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का प्रारंभन। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का प्रारंभन। अब क्या है, थोड़ा नीचे दिखेगा नहीं, इसलिए मैं ऊपर लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं, यहां मैं देख लेता हूं, दिख रहा है क्या आपको? हाँ दिख रहा है आपको, तो यहां लिख देता हूं मैं, यहां लिख देता हूं यहां। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला अब प्रारंभ हो गए, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का प्रारंभ हो गया। अब धीरे धीरे क्या है, वो बढ़ेगी, तो दूसरे स्टेप में हो जाएगा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का दीर्घीकरण। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का दीर्घीकरण, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का दीर्घीकरण। तीसरा स्टेप होता है, अब भाई वो धीरे धीरे क्या है, पॉलीपेप्टाइड चेन है वो धीरे धीरे क्या है, बढ़ रही है। अब क्या बढ़ती जाएगी क्या, वो कोई चीज धीरे धीरे बढ़ रही है, अब उसको समाप्त भी तो करेंगे, तो अब होगा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का समापन। तो अगर आप इन स्टेप को लिखना चाहो तो लिख सकते हो। सबसे पहली स्टेप होगी अमीनो अम्ल का सक्रियण, दूसरी स्टेप होगी अमीनो अम्ल का टीआरएनए से जुड़ना, फिर तीसरी स्टेप में क्या है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण होगा। तो निर्माण होगा, तो अब इसमें निर्माण कैसे होगा, अब इस तीसरे पॉइंट में आएंगे। सबसे पहले पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का प्रारंभन होगा, फिर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला धीरे धीरे बढ़ेगी, फिर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का एंड हो जाएगा। तो इस तीसरे में क्या है, 3 पॉइंट और आएंगे। तो यहां से देख लो आप, थोड़ा 1 सेकंड का समय आपके पास, साथ के साथ लिख लिया करो दोस्तों, साथ के साथ लिख लिया करो, 1 सेकंड तक देख लो। चलो अब अपन ने क्या पढ़ लिया, अनुवादन प्रक्रिया पढ़ लिया कि कैसे, मतलब अनुवादन प्रक्रिया के लिए बेसिक जानकारी पढ़ ली। अब ये जो जिस प्रकार स्टेप में होती है ना, तो अपन स्टेप बाय स्टेप इसको समझते हैं। तो भाई स्टेप बाय स्टेप इसको समझते हैं। स्टेप बाय स्टेप इसको समझते हैं। पहला है पहला पद है अमीनो अम्ल का सक्रियण। सबसे पहला पद है अपना, पहला स्टेप है अमीनो अम्ल का सक्रियण। ठीक है, कोई भी चीज हो जिसको सक्रिय करेंगे ना, तो उसको ऊर्जा की आवश्यकता के लिए क्या है, ग्लूकोज भी लेते हैं। वो कोई जिम 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 जाने वाले लड़के होते हैं, वो क्या है, एनर्जी के लिए ग्लूकोज लेते हैं। तो किसी भी वो ग्लूकोज से क्या है, हमें ऊर्जा प्रदान होती है, तो वो एक्टिव हो जाते हैं। तो किसी भी चीज को एक्टिव करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले ऊर्जा की आवश्यकता कैसे, अब इस स्टेप को देखना कैसे अप्लाई किया मैंने। अमीनो अम्ल होती है, अमीनो अम्ल का सक्रियण करेंगे भाई, अमीनो अम्ल को ऊर्जा देंगे तो वो सक्रिय हो जाएगा। तो अमीनो अम्ल है, अमीनो अमीनो अम्ल को इंग्लिश में अमीनो एसिड कहा जाता है। अमीनो एसिड है। अब ऊर्जा के लिए ऊर्जा कैसे देंगे, एटीपी से देते हैं।
यह एटीपी से अभिक्रिया करेगा। अमीनो अम्ल एटीपी से अभिक्रिया करके अमीनो अमीनो एसिड एएमपी एंजाइम दिख रहा है कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं। इसे सक्रिय अमीनो अम्ल भी कहा जाता है। इसे सक्रिय अमीनो अम्ल कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? सक्रिय अमीनो अम्ल। सक्रिय अमीनो अम्ल कहा जाता है तथा यहां से सक्रिय अमीनो अम्ल का निर्माण हो गया तथा यहां से पायरोफॉस्फेट अलग हो जाता है। पायरोफॉस्फेट में 2 फास्फेट होते हैं। अब यहां पर देखोगे आप कचे सर इसमें तो फास्फेट है नहीं, तो आपने ये फास्फेट निकाल कहां से दिए? 2। तो मैं बताता हूं, अमीनो अम्ल है, ये एटीपी होती है। एटीपी एटीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ट्राई का मतलब होता है 3, ठीक है ना। तो एक तो यहां काम में आ जाता है, एक फास्फेट तो यहां काम में आ जाता है, ठीक है ना। और 2 ये फास्फेट, ये 2 बाहर निकल जाते हैं। तो ये अभिक्रिया होती है जिसको उत्प्रेरित करने के लिए एक विशिष्ट प्रकार के एंजाइम की आवश्यकता होती है। अब वो विशिष्ट प्रकार का एंजाइम कौन सा होता है? एमिनो एसिड टी आरएनए सिंथेटेज। देखो अमीनो सबसे अभी इसको एक बार मैं दोबारा से समझा देता हूं। सबसे पहले क्या होता है, जब ये अमीनो अम्ल से प्रोटीन बनता है तो सबसे पहले वहां प्रोटीन बनता है, तो सबसे पहले ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए क्या है, अमीनो अम्ल सक्रिय होते हैं। किसी भी चीज को सक्रिय करने के लिए उसको ऊर्जा देनी आवश्यक है। तो सबसे पहले अमीनो अम्ल क्या है, एटीपी से अभिक्रिया करेंगे और अमीनो एसिड एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स का निर्माण करेंगे। अमीनो एसिड एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर लिया तथा यहां से पायरोफॉस्फेट बाहर निकल जाएगा। अब इस अभिक्रियाओं को एक विशिष्ट प्रकार का एंजाइम उत्प्रेरित करता है जिसका नाम अमीनो एसिड टी आरएनए सिंथेटेज होता है। अब इसकी जो अपन कॉपी में लिखेंगे, इस जो मैंने बोला है वही लिखेंगे। भाई क्या लिखेंगे? अमीनो एसिड है, एटीपी से अभिक्रिया करके अमीनो एसिड एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है, इसे सक्रिय अमीनो अम्ल कहा जाता है। तथा अब इस अभिक्रियाओं को दूसरी लाइन में लिखेंगे, इस अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने के लिए एक विशेष प्रकार के एंजाइम की आवश्यकता होती है जिसे अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज कहा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ इस प्रकार से अपन इसको लिखेंगे। अब आपको पता है प्रोटीन निर्माण में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल भाग लेते हैं, ये मैंने डिटेल में समझा दिया पिछली वाली वीडियो में। 20 प्रकार के अमीनो अम्ल भाग लेते हैं। अब 20 प्रकार के एक अमीनो अम्ल को उत्प्रेरित करने के लिए एक विशिष्ट एंजाइम की आवश्यकता होती है। तो यहां पर 20 प्रकार के अमीनो अम्ल को 20 प्रकार के जो एंजाइम है उनके द्वारा उत्प्रेरित किया जाता है। तो एक लाइन आप ये भी लिखना ना, 20 प्रकार के अमीनो अम्लों को उत्प्रेरित करने के लिए 20 प्रकार के एंजाइम की आवश्यकता होती है। अब हो गए भाई, सक्रिय हो गया अमीनो अम्ल, सक्रिय अमीनो अम्ल में हमें मिल गया, हमें क्या है, सक्रिय अमीनो अम्ल मिल गया। अब ये सक्रिय अमीनो अम्ल का यूज कैसे करेंगे हम, अब ये देखते हैं। लिख लिया ना आपने, साथ ही साथ थोड़ा लिख भी लिया करो। अब दूसरा स्टेप क्या होता है, अमीनो अम्ल का
टीआरएनए से जुड़ना। पहले तो ये देखेंगे भाई टीआरएनए क्या भला होती है। टीआरएनए का मतलब पूरा नाम होता है ट्रांसफर आरएनए। टीआरएनए का पूरा नाम क्या होता है? ट्रांसफर आरएनए। यह क्या होता है? जो अमीनो अम्ल होते हैं ना, जिसको एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करता है, इसलिए इसे ट्रांसफर आरएनए कहा जाता है। तो अगर कोई भी शब्द आए ना आपके, जो आप पढ़ाई कर रहे हो उसके बीच में कोई भी शब्द आता है, तो उसके बारे में आपको जानकारी लेना आवश्यक होता है, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। तो अब अमीनो अम्ल क्या है? टीआरएनए से जुड़ेगा, तो सक्रिय अमीनो अम्ल जुड़ेगा। तो सक्रिय अमीनो अम्ल पिछले स्टेप में बढ़ गया था, क्या बना था? अमीनो एसिड एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स। ये क्या है? सक्रिय अमीनो अम्ल बढ़ गया था। अब भाई ये जो सक्रिय अमीनो अम्ल है ना, टीआरएनए से जुड़ेगा। टीआरएनए से जुड़ेगा तो किससे अभिक्रिया करेगा? भाई टीआरएनए से जुड़ेगा तो टीआरएनए से अभिक्रिया करेगा। तो ये टीआरएनए से अभिक्रिया कर लिया, टीआरएनए से अभिक्रिया कर लिया। अब ध्यान से देखना, नहीं ध्यान से देखना। अब मैंने यहां तक बता दिया था, ये जो सक्रिय अमीनो अम्ल है टीआरएनए से जुड़ने के लिए टीआरएनए से अभिक्रिया करता है। अब यहां से ध्यान से देखना, अमीनो, यहां से अमीनो एसिड, एसिड टीआरएनए और कॉम्प्लेक्स बाहर निकल जाते हैं। अमीनो एसिड इसको छोड़ दो, ऐसे इस टाइप से नहीं करेंगे, ध्यान से देखना भैया, ध्यान से देखना। यहां पर जो ये अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स, तो ये अमीनो एसिड और ये टीआरएनए, टीआरएनए कॉम्प्लेक्स एक तरफ जुड़ जाएगा। तो यहां पर क्या बना? यहां पर क्या होता है? अमीनो एसिड टीआरएनए और कॉम्प्लेक्स आपस में एक तरफ जुड़ जाते हैं। तो अमीनो एसिड टीआरएनए, अमीनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो जाता है। अमीनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो जाता है। और यहां से जो एएमपी है ना और एंजाइम क्या होता है? अलग अलग हो जाते हैं। यहां से एएमपी और यहां से एंजाइम, एंजाइम अलग अलग हो जाते हैं। अमीनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स, ऐसे की ऐसे लिख दिया, अमीनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स अलग हो जाता है, अलग हो जाता है। और ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। ये दोनों टीआरएनए, ये तो अलग हो गया। और यहाँ से जो ये एएमपी है और यहाँ से जो एंजाइम है, ये अलग अलग सेपरेट हो जाते हैं। एएमपी और एंजाइम अलग अलग हो जाते हैं। अब जो ये प्राप्त हुआ ना, इसको क्या बोलते हैं? चार्ज टीआरएनए या आवेशित टीआरएनए कहा जाता है। इसको चार्ज टीआरएनए कहा जाता है। अब ये जो चार टीआरएनए है ना, प्रोटीन निर्माण के लिए आगे जाता है। तो इस पद में अपन क्या लिखेंगे? सक्रिय अमीनो अम्ल। हिंदी में कैसे लिखेंगे? सक्रिय अमीनो अम्ल टीआरएनए से अभिक्रिया करके अमीनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है, जिसे चार्ज टीआरएनए कहा जाता है। ये चार्ज टीआरएनए प्रोटीन निर्माण के लिए आगे जाता है। यहाँ से एएमपी और एंजाइम अलग अलग हो जाते हैं।
ठीक है, तो ये प्रोसेस है, कुछ नहीं करना, बता दिया मैंने जो रिएक्शन होती है उसके हिसाब से ही लिखना है। अब तीसरी यहां से देख लिया आपने, अब क्या होगा, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनेगी। अब इसको मैं मिटा देता हूं। हमने दोस्तों सबसे पहले पढ़ लिया अमीनो अम्ल को सक्रिय कैसे करते हैं। पहले चरण में हमने पढ़ लिया अमीनो अम्ल का सक्रियण, अमीनो अम्ल हो गया सक्रिय, ठीक है ना। उसके बाद हमने दूसरे स्टेप में पढ़ लिया सक्रिय अमीनो अम्ल को टीआरएनए से जोड़ना। अब सक्रिय अमीनो अम्ल टीआरएनए से जुड़ गया भाई। अब क्या होगा, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण होगा। तो सबसे पहले पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के निर्माण से पहले एक चीज आपको ध्यान से समझनी होगी, एक चीज बहुत बहुत ध्यान से समझनी होगी आपको। एक चीज को यहां से बहुत बहुत ध्यान से समझना आवश्यक हो गया है। क्या, दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, एक तो प्रोकैरियोटिक कोशिका, एक होती है यूकैरियोटिक कोशिका। दो प्रकार की कोशिका पाई जाती है। एक तो होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका, और एक होती है यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका में दोस्तों क्या होता है, 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। वहां तक का कॉन्सेप्ट सब सेम है, लेकिन यहां से देखना आप ये 70S प्रकार का जो राइबोसोम है ना, ये 2 यूनिट से मिलकर बना होता है, 2 इकाइयों से मिलकर बना होता है। इसमें जो बड़ी इकाई होती है ना, जिसको बोलते हैं 50S, तथा जो छोटी इकाई होती है ना, उसे 30S कहा जाता है। जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है जिसमें 80S प्रकार के राइबोसोम उपस्थित होते हैं, ठीक है ना। ये क्या है, ये भी 2 यूनिट से मिलकर बनी होती है, जिसमें बड़ी जो इकाई होती है ना, जो 60S कहलाती है, तथा छोटी इकाई 40S कहलाती है। अब आप यहां से देखना, कच ये जो 70S है, इसकी 2 इकाई है, एक तो 50S है, एक 30S है। तो और एक यूकैरियोटिक कोशिका है जिसमें 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। तो ये 60S और 40S से मिलकर बने होते हैं। अब क्या है, कई स्टूडेंट को यहाँ पर बहुत खतरनाक कंफ्यूजन होता है। अब ये तुम्हारा कंफ्यूजन दूर कर देंगे आज, तुम्हारा कंफ्यूजन दूर कर देंगे आज। क्या होता है, अब आप ये सोचते हो, कच्चा सर ये तो गलत है। कच्चा कैसे गलत है, ये जो 50S है और ये जो 30S है, इसको मिलाने पर 80S का निर्माण होता है। सर आपने गणित नहीं पढ़ी थोड़ी सी, आप ऐसे सोचते हो। और यदि यहां पर 60S है और 40S को मिला देंगे तो हमारा 100S का निर्माण हो जाएगा। कचे इन आप ऐसे सोचते हो, कचे इन सर ने बिल्कुल गणित नहीं पढ़ी। ये आपको कंफ्यूजन रहता है, तो इन कंफ्यूजन को दूर कर देंगे। अब आप क्या करते हो, इन दोनों यूनिटों को जोड़ देते हो। अब आप ये क्या करते हो, इन दोनों यूनिटों को जोड़ देते हो, और जोड़ने पर जो 80S प्राप्त होता है, लेकिन यहां 70S है। तो आप इन यूनिटों को जोड़ किस आधार पे रहो, इसको जोड़ना नहीं है, जोड़ने के आधार पर इसको ये नाम नहीं दिया गया है, जोड़ने के आधार पर ये नाम नहीं दिया गया है इसको। ये जो एस है ना, इस एस को क्या कहा जाता है, इस एस को
स्व वर्ग इकाई कहा जाता है। इस एस को स्व वर्ग इकाई कहा जाता है। यह क्या होता है, एस क्या होता है, स्व वर्ग इकाई होती है। अब ये स्व वर्ग कौन था, यह एक वैज्ञानिक था जिन्होंने क्या है ये प्रोसेस को समझाया था, इसलिए यहां पर ये एस लगाया हुआ है। एस का मतलब क्या है, स्व वर्ग इकाई होता है। अब एक एस का मतलब क्या होता है, एक एस बराबर होता है 10 की घात -13, 10 की घात -13। अब जो कॉन्सेप्ट रखा गया है 50 एस का 30 एस का, उसको समझा देता हूं। अगर आप जो राइबोसोम की यहां से जो ये 50 यूनिट है, इसको बाहर निकालकर किसी परख नली में सेंट्रीफ्यूजन मशीन में इसका अपकेंद्रण करते हो, यहां पर अपकेंद्रण करते हो, तो यह क्या है 50 इंटू 10 की घात -13 समय में क्या है ये नीचे बैठ जाता है, इसका अपकेंद्रण होता है, इसका सेंट्रीफ्यूजन हो जाता है। ये नीचे बैठ जाता है कितने समय में, 50 इंटू 10 की घात -13 समय में ये जो बड़ी यूनिट है ना ये नीचे बैठ जाती है, इसका अपकेंद्रण हो जाता है। इसलिए कहा गया है इसको बड़ी इकाई को 50 एस इसलिए कहा जाता है। छोटी छोटी जो इसकी छोटी इकाई होती है वो 30 इंटू 10 की घात -13 समय में क्या है इसका ये नीचे बैठ जाती है, सेंट्रीफ्यूजन मशीन में ये क्या है नीचे की तरफ बैठ जाती है, इतने समय में बैठ जाती है, इसलिए इसको 30 एस कहा गया है। ऐसे ही जो 80 एस प्रकार के राइबोसोम है वो 2 यूनिट होती है, जिसकी 60 एस यूनिट होती है और 40 एस यूनिट होती है। इसकी जो बड़ी जो यूनिट होती है ना 60 एस, वे 60 इंटू 10 की घात 13 समय में क्या है अपकेंद्रण हो जाएगा, अर्थात किसी भी सेंट्रीफ्यूज मशीन में परख नली में क्या है नीचे की तरफ बैठ जाती है, इसलिए इसको 60 एस नाम दे दिया गया। और जो 40 एस यूनिट है ना वो 40 इंटू 10 की घात -13 समय में क्या है नीचे की तरफ बैठ जाती है परख नली में, इसलिए इसको 40 इंटू 10 की घात -13 नाम दिया है। तो इस प्रकार से नाम इनका निर्धारित किया जाता है। तो ये समझ गए आप। लिखना हो तो किसी को लिख लो, साथ ही साथ ये लिख लेते तो अच्छा होता।